नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। 9 बैंक यूनियनों के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू की हड़ताल के कारण मंगलवार को ज्यादातर सरकारी बैंकों में कामकाज नहीं हो सका। इससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नकदी जमा तथा निकासी और चेकों के क्लियरेंस का काम भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। गौरतलब है कि बैंक यूनियनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिन की हड़ताल का ऐलान किया था। इनमें सरकार के जनविरोधी बैंक सुधारों का विरोध, नोटबंदी के दौरान किए गए अतिरिक्त कामों का मुआवजा और बैंकों में फंसे कर्जों के लिए बड़े अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराए जाने की मांग शामिल थी। इस हड़ताल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित भारतीय मजदूर संघ से संबंधित नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स शामिल नहीं हुए। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन यानी AIBEA के महासचिव CH वेंकटचलम ने एक बयान में कहा था कि UFBU में बैंकिंग क्षेत्र के शामिल 9 संघों से संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी सभी पुरानी पीढ़ी के निजी बैंकों, विदेशी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर रहे। बयान में ये भी कहा गया कि बैंकिंग उद्योग में स्थायी नौकरियों को आउटसोर्स करने की कोशिश की जा रही है, जो जोखिमों से भरा है। वेंकटचलम ने कहा कि संघों द्वारा की गई मांगों का कोई समाधान निकालने की सभी कोशिशें बेकार हो जाने के बाद मजबूरन हड़ताल का आह्वान करना पड़ा। उल्लेखनीय है कि मुख्य श्रम आयुक्त के साथ बैंक यूनियनों की 21 फरवरी को हुई बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया, क्योंकि बैंक प्रबंधन संस्था इंडियन बैंक एसोसिएशन श्रमिक संघों की मांगों पर सहमत नहीं हुई कि देश में 27 सार्वजनिक बैंकों का कुल कारोबार में लगभग 75% हिस्सा है। बैंक यूनियनों की ये मांगे कितनी जायज हैं, यही विषय है देश देशांतर में आज हमारी चर्चा का। इस चर्चा में मेरे साथ जोड़ रहे हैं AIBOC के महासचिव हरविंदर सिंह, NOBW के उपाध्यक्ष अश्विनी राणा, भारत सरकार में सचिव वित्तीय सेवा विभाग रहे DK मित्तल साहब भी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हरवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूंगा हरविंदर सिंह जी कि अभी 3 दिन बैंकों की छुट्टी रही, एक दिन सोमवार को बैंक खोले और आपने फिर हड़ताल कर दी। कितनी परेशानी होती है आम लोगों को, इसका ख्याल आप करते हैं कभी? बिल्कुल सर, हम इस देश के नागरिक हैं जी। हम ये मानते हैं कि कोई भी हड़ताल होगी तो देश की जनता को जो भी सुविधा भोगी है उसको कहीं ना कहीं उसको तकलीफ होगी। ये भी माना जाता है कि सेवा क्षेत्र में कभी भी हड़ताल होगी तो तकलीफ तो होनी है, लेकिन बात इस बात पर आकर अटकती है कि इस हड़ताल की जिम्मेवारी किसकी है, हड़ताल क्यों करनी पड़ी। यदि आपके हिसाब से अगर ये माना जाए 21 फरवरी को अगर मुख्य श्रम आयुक्त ने मीटिंग बुलाई, उन्होंने निर्देश दिए IBA को कि तुरंत बातचीत की जाए ताकि ये हड़ताल टाली जा सके। कल दोपहर तक IBA ने हमें बुलाया नहीं। दोपहर को अगर 2 बजे हमें ये कहा जाता है आ जाइए बॉम्बे में, तो किस तरह की ये अगर फिर से हम देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बनाना चाहते हैं तो हम उससे सहमत नहीं थे। हमारी किसी भी मांग पर, और ये मांगे हमारी कई वर्षों पुरानी है, अगर हम देश की आम जनता का पैसा जो सरमाएदारों ने, पूंजीपतियों ने लेकर डुबो दिया, अगर हम उसकी वापसी की मांग करते हैं तो इसमें क्या जायज नहीं है। अगर हमने विमुद्रीकरण के दौरान सरकार ने जो कहा हमने पूरी तरह से निभाया, ईमानदारी से निभाया, लेकिन आज वो काम पूरा होने के बाद जब हमारी प्रशंसा की गई, उसके बाद हमने एक मांग रखी कि उसका मुआवजा दिया जाए। हमारी कहाँ गलती है? अगर हमने ग्रेच्युटी एक्ट की अमेंडमेंट की बात 6 महीने पहले की, अगर हमने बैंकों पर बोर्ड में जो हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति है जो बैंकिंग लॉ के अधीन है, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एक्ट जो 1969 का, 1970 का और 1980 का है, उसके अंदर प्रावधान है सेक्शन 9(3)(f) के अंदर कि ये नियुक्तियां होनी चाहिए। क्यों 2.5 साल से ये सभी पोस्ट 18 या 19 बैंक में खाली है? क्यों ये फाइलें प्रधानमंत्री कार्यालय से वापस नहीं आती हैं? जबकि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को ट्वीट किया, वित्त मंत्रालय को लिखा, श्रम मंत्री के पास निजी रूप से जाकर मिलके आए, हमें आश्वासन मिले, लेकिन आज तक हमारी एक मैं आता हूं आपके पास में। अश्विनी राणा साहब, आप उस संगठन से हैं NOBW जो इस हड़ताल में शामिल नहीं हुई। आपको क्या एतराज है कि जो अभी हरविंदर जी कह रहे थे, इन्होंने जो बातें कही हैं बड़ी मुनासिब बातें लग रही हैं, इसमें कोई गलत बात तो शायद नहीं है, फिर आपने इनकी हड़ताल का समर्थन क्यों नहीं किया? देखिए, पहले तो एक ये बात कहना कि यूनाइटेड फोरम की हड़ताल थी, ये सरासर गलत है, क्योंकि जब यूनाइटेड फोरम की सारी यूनियन उसमें नहीं है तो यूनाइटेड फोरम की हड़ताल नहीं हो सकती।
31 जनवरी को एक मीटिंग हुई यूनाइटेड फोरम की बहुत समय के बाद, और उसमें एक एजेंडा था कि हमें हड़ताल करनी है। उससे पहले 3 संगठनों ने लेफ्ट के 7 तारीख की हड़ताल फरवरी की दी थी, लेकिन बहुत सारा विरोध होने के कारण उनको लगा स्ट्राइक फ्लॉप हो रही है, तो उन्होंने उसको डेफर किया और बाकी यूनियन को उसमें जोड़ा। बहुत सारी मांग, हरविंदर जी कह रहे हैं मांगों के ऊपर हमें बहुत कुछ अलग से नहीं है, आपका विरोध नहीं है ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ इस प्रकार की मांगे हैं जिसके कारण कि आज ये हड़ताल जायज नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमने वेज रिवीजन का हमारा इशू है, नवंबर 2017 में ड्यू होगा। सरकार पिछले 1 साल से कह रही है कि आप चार्टर दो, हम इस बार पहली बार नवंबर से हम उसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमने 15 फरवरी को चार्टर सबमिट किया है, उसके लिए ऊपर हड़ताल पे जा रहे हैं। दूसरा इश्यू है ग्रेचुटी, हमारी भी मांग है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते सरकार ने, लेबर मिनिस्टर ने स्टेक होल्डर्स को बुलाकर उसकी मीटिंग की और कहा कि अगले पार्लियामेंट सेशन में हम उसका एक्ट अमेंड करेंगे। तो वो कौन सा इशू बचता है? तो इसका मतलब ये हुआ एक बात एनपीए के इशू के ऊपर है, हम भी चाहते हैं कि एनपीए की रिकवरी होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जो बोर्ड है जिसने वो लोन दिए हैं और उसमें बोर्ड में वो वर्कमैन ऑफिसर डायरेक्टर भी थे, किसी ने आज तक उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि इतने बड़े बड़े लोन कैसे दे दिए गए। फिर हम उसकी मांग कर रहे हैं, फिर हम एनपीए का विरोध कर रहे हैं। तो आपके पास में कोई रास्ता है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चूंकि आप सरकार समर्थित भारतीय मजदूर संघ के साथ एफिलेटेड हैं, इसलिए आप इस हड़ताल का विरोध कर रहे हैं। देखिए, भारतीय मजदूर संघ कोई सरकार का एजेंट नहीं है, सरकार की ट्रेड यूनियन नहीं है। समर्थक तो हम हर सरकार के साथ हैं। अगर सरकार कोई अच्छा, पिछली बार तो आप जब यूपीए सरकार के खिलाफ होता था तब बीएमएस उसमें शामिल होता था। हमने की है, इनसे पूछिए। मैं आता हूं इस विषय पर, लेकिन हमारे साथ इस वक्त हड़ताल बार बार करना वो क्या ठीक है? और आज हड़ताल हो गई तो कल क्या ये सारी मांगे मान ली जाएंगी? ठीक है, मैं आता हूं आपके पास में। डीके मित्तल साहब हमारे साथ हैं, भारत सरकार में सचिव रहे हैं, वित्तीय सेवा विभाग देखा। डीके मित्तल साहब, अभी आपने हरवीर जी को भी सुना और अश्विनी राणा साहब, माफ कीजिएगा, हरविंदर सिंह जी को और अश्विनी राणा साहब को भी। आपको क्या लगता है कि ये जिन मांगों को लेकर के स्ट्राइक हुई, क्या इसकी नौबत आनी चाहिए थी या इसको पहले सुलझाया जा सकता था, और क्या ये इनकी मांगे जायज नहीं है आपकी राय में? देखिए, मांगे जो भी हमारी यूनियंस की रही हैं बैंकिंग डिपार्टमेंट में, बैंकों के संबंधित, उसमें हमेशा ही बातचीत के माध्यम से समाधान निकला है और वही समाधान संभव है। ये बैंक हम सबके हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं हैं सरकारी बैंक, और इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि ठीक से चलें। तो उस दृष्टिकोण से मैं बिल्कुल इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखूंगा कि स्ट्राइक की जानी चाहिए। ये एक एसेंशियल सर्विस है जिसमें हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी को उसमें बैंकिंग सर्विसेज का के व्यवधान से नुकसान होता है और देश की इकोनॉमी पे भी नुकसान पड़ता है, इसलिए कोई इसका लाभ नहीं है। लेकिन जहां तक यूनियंस का सवाल है, वो हमेशा इस बात के लिए कहते रहे हैं और हमेशा बातचीत होती रही है, और ऐसा नहीं पहली बार ये मांगे आई हैं, इसके पहले भी बहुत सारी मांगे आई, उनके समाधान समय समय पे निकले हैं। तो इस बात का समाधान तो हम अपने देश के पब्लिक सेक्टर के साथ में मिलकर ही निकालना चाहिए, और हड़ताल करना उससे कोई लाभ नहीं होगा, इसका कोई फायदा भी नहीं, किसी तरह का कोई फायदा किसी को नहीं होगा। जी, आप जो कह रहे हैं, जहां तक मांगों का सवाल है जी, वो मांग तो हर मांग को अलग से जी नहीं, सवाल ये है कि अभी तो हरविंदर जी ये कह रहे थे, देख के बताया जा सकता है कि क्या। जी, हरविंदर जी ये कह रहे थे कि समय रहते हुए अगर बातचीत की गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती, तो ये पहल तो सरकार की ओर से भी होनी चाहिए ना साहब? देखिए, मैं इस बारे में मुझे इतने फैक्ट्स मालूम नहीं है, लेकिन हमेशा बातचीत होती रही है और हरविंदर जी को ये मालूम है कि एक इस प्रकार की प्रक्रिया बन गई कि साल में एक बार स्ट्राइक हमें करनी ही है। तो ये पहली बार नहीं है, और ये इस बात का एक टैक्टिक्स है कि भाई हमें कहना है कि सरकार इस बात को सुने। तो मैं हरविंदर सिंह के माध्यम से यूनियंस को अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बैंक हमारे हैं, हम सबके हैं, देश के लिए हैं, और इसका समाधान भी हम 1 बार 2 बार 3 बार बात करके निकालते हैं और हमेशा निकलता रहा है और आगे भी निकलता रहेगा। जी, हरवीर जी, आप इस हड़ताल के बारे में क्या राय रखते हैं, और ये जिन विषयों को लेकर के ये बैंक एम्प्लॉयज ने किए हैं, 9 बैंक एम्प्लॉयज इसमें शामिल बताए जाते हैं संगठन में, कितनी जायज है आपकी नजर में? नहीं, देखिए, ये बात तो सही है जैसे मित्तल साहब कह रहे हैं कि हड़ताल तो किसी के हक में नहीं है, कोई हड़ताल से फायदा नहीं निकलना है।
लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि जो बैंकिंग सेक्टर को लेकर के सरकार के जो अभी जो पॉलिसी है या जो रवैया है बहुत ढीला है। देश के बड़े बैंक जो दूसरे तीसरे नंबर के बैंक हैं उनके चेयरमैन की नियुक्ति में 6-6 महीने का टाइम लग गया। एक्टिंग लोग काम करते रहे, ईडी की नियुक्ति में टाइम लग गया, क्योंकि इतना सेंट्रलाइज, एक तरफ तो हमें डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, इतना सेंट्रलाइज होता जा रहा है तो उसका नतीजा ये होता है कि जैसे जो इनकी एक जायज मांग जिसमें कहा कि साहब वो एनपीएज हो जाते हैं तो उनका क्या होगा। अगर आप लोन का रिस्ट्रक्चर करना है या कोई बड़ा डिसीजन लेना है, अगर चेयरमैन ही नहीं है बैंक में, और ये इस बार ज्यादा हुआ है, अगर आप देखें पिछले 2 साल में एक एक बैंक का डिप्टी गवर्नर बन गया, चला गया चेयरमैन, 4 महीने तक बैंक के पास एमडी नहीं है, चेयरमैन नहीं है। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है। दूसरे, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो बैंकिंग सेक्टर, हमारा पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का जो पूरा सिस्टम है वो सरकार की सारी योजनाओं को ढोता है और अंडर स्टाफ्ड है। खासतौर से मैं ऑफिसर्स की बात नहीं करूंगा, नीचे की बात करूंगा, और दोनों जो पैनलिस्ट हैं इस बात से सहमत होंगे कि लोग पीछे कहते हैं कि लोग वीआरएस लेना चाहते हैं, क्योंकि इतना, और अभी जो पीछे डिमोनेटाइजेशन के वक्त में जिस तरीके से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर दबाव था, प्राइवेट सेक्टर एक अलग तरीके की दुनिया में काम करता है। तो ये जो है, तो ये चीजें उस तरीके से एड्रेस नहीं हो रही और कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क उस तरह से नहीं आ रहा, क्योंकि एक बैंक ब्यूरो बन गया है, उसके चेयरमैन बन गए, लेकिन होगा क्या, कभी कहते हैं प्राइवेट सेक्टर से ऊपर के लोगों को ले आएंगे, अभी तो और इसमें जो आगे जो एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स का मर्जर किया जा रहा है, आई थिंक उसमें और समस्याएं अभी खड़ी होने वाली हैं। तो ये कई ऐसी चीजें हैं कि जहां लगता है कि ये परिस्थिति पैदा होगी तो हड़ताल होगी अगर आप ठीक से एड्रेस नहीं करेंगे इशू को। अभी काफी परेशानियों से गुजरे लोग, 8 नवंबर के बाद से लंबी लंबी लाइनों में थी। आपका ने भी इस चीज को अनुभव किया होगा कि आप भी उसका मुआवजा मांग रहे हैं कि जो आपने ओवर टाइम किया, लेकिन क्या ये जरूरी था कि हड़ताल ही इसका एकमात्र हल था? और एक दिन की हड़ताल से अब आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? क्या आप दोबारा हड़ताल करेंगे या बातचीत के लिए कोई रास्ता निकलेगा? रणनीति के बारे में तो बाद में बात की जाएगी, लेकिन मैं माननीय मित्तल जी से सहमत हूं। जब मित्तल जी डीएफएस के सचिव थे उस समय मुद्दों का निदान तुरंत निकलता था, मेरा उनसे संपर्क रहता था, वो बात सुनते थे। आज यदि प्रधानमंत्री कार्यालय को 3 बार ट्वीट किया गया, तब किया गया जब वित्त मंत्री महोदय ने हमारी बातें नहीं सुनी। जब हम श्रम मंत्री माननीय एमओएस दत्तात्रेय जी के पास मीटिंग करके आए 28 नवंबर को, ये सारे मुद्दे हमने डिस्कस किए। आप एक बात की चर्चा मैं करना चाहता हूं, ये कुशलता की बात की जाती है, बीबीबी की बात की जाती है। हरवीर जी ने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस लगाए कि आप ये व्यवस्था के बाहर के लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुखिया के रूप में थोप रहे हैं। क्या ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एग्जीक्यूटिव्स नहीं है जो यहां पर उनको संभाल सकेंगे? हमने ये मुद्दा उठाया कि बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज जो एक्ट है 1970-80 का, उसमें सेक्शन 93F के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों का एक एक नुमाइंदा बोर्ड पर होता है। पिछले 2.5 वर्ष से हमारा कोई नुमाइंदा बोर्ड पे नहीं है। अगर आप बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड में तो सारे सरकारी अधिकारी नियुक्त होते हैं, इवन शेयर होल्डर्स भी प्रॉक्सी लेकर गवर्नमेंट से या एलआईसी से वो उनको नियुक्त कर लिया जाता है। बैंकों के अंदर का स्टेक होल्डर तो सिर्फ एक ही होता है। आप जानबूझकर ये कुशलता दिखा रहे हैं आप इस सरकार की कि 2.5 साल तक आप नियुक्ति नहीं करेंगे। हमारे बैंकों के अंदर की आवाज कौन सुनेगा? हमारे मुद्दों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और मैंने आपसे कहा इन सभी मुद्दों पर हमने पूरी कोशिश की। और मैं एक क्षमा चाहूंगा मित्तल जी से, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन एक ऐसी संस्था है जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखती है। हम 3 लाख अधिकारी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा किसी लेफ्ट राइट से कोई संबंध नहीं है। ये अगर सर ने ये बोला कि हड़ताल उन्होंने 7 फरवरी की थी, बाद में उन्होंने विड्रॉ कर ली क्योंकि समर्थन नहीं मिलता था, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने बाकी संगठनों से मिलकर ये कहा कि हम इकट्ठी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे ये मुद्दे थे, चाहे वो डायरेक्टरशिप का हो, चाहे वो कंपनसेशन का हो। बैंकिंग इंडस्ट्री को कंपनसेशन कौन देगा? हर बार प्रॉफिट की बात की जाती है कि बैंकिंग इंडस्ट्री इज नॉट इन ए पोजीशन टू एक्सेप्ट द हाइक इन सैलरी रिवीजन बिकॉज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है। आप पेइंग कैपेसिटी को तो जानबूझकर ऐसी शक्ल में देना चाहते हैं कि आप बैंकों को बदनाम कर सकें, सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करें ताकि नए बैंकों को लाइसेंस दे सके, नए बैंकों को हाई पेडेस्ट्रियन पे दें। अभी विमुद्रीकरण की बात की, क्यों एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक को ज्यादा कैश दिया गया? क्यों ये जानबूझकर तय किया गया कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है विमुद्रीकरण की वजह से बदनाम हो? धोखाधड़ी वहां हुई
लेकिन उनको कभी आज तक पूछा नहीं गया। चलिए, ठीक। मैं नहीं, आता सिर्फ हूं मेरा आपके एक पास। में हमने आरटीआई में इंफॉर्मेशन मांगी, हमको नहीं दी गई। बाद में वित्त मंत्री महोदय आकर टेलीविजन के ऊपर उस प्राइवेट सेक्टर बैंक को डिफेंड करते हैं कि हम उनके चेयरमैन से कहेंगे कि एक्शन ले। क्यों आज तक एक्शन नहीं लिया गया? चलिए अश्विनी राणा साहब, जो बातें कह रहे हैं हरविंदर सिंह जी, मेरे ख्याल में इससे तो आप सहमत होंगे। फिर आखिर क्या वजह है कि कोई रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा है? मैंने पहले बताया कि हम मुद्दों के ऊपर कोई असहमति नहीं है जी, फिर किस बात से? लेकिन मुद्दों का जो लड़ाई है, जी। एक दिन की हड़ताल, चलिए मतलब एक इससे दिन की- पहले बहुत और रास्ते हो सकते थे और आंदोलन हो सकते थे, लेकिन बार बार की सर हमने जी बार चलिए, बार हम नहीं एक नहीं दिन की सुनिए, अब हड़ताल ये तो करते हैं। हड़ताल हो गई जी। अब, और इससे एक दिन की हड़ताल से कोई हल भी नहीं निकला। जी। जाहिर है कि ये लड़ाई तो जारी रहेगी। जी। और आपकी नजर में इसका हल क्या है, वो जरा बता दें। नहीं, उसके लिए कह रहा हूँ कि आंदोलन छेड़ने की जरूरत है, डेमोन्स्ट्रेशन की, मंत्रियों को, सरकार को घेरने की जरूरत है, उसमें हम साथ हैं। लेकिन हड़ताल करने से क्या होगा? आज हमने हड़ताल की, हमने अपनी सैलरी भी कटवाई, आज का जो काम है कल फिर हम करेंगे, पब्लिक को भी परेशानी हुई, लेकिन उससे अचीव क्या हुआ? या तो है कि भाई आज हमने हड़ताल की, कल 2 मुद्दे हमारे सेटल हो गए, ऐसा नहीं है। और मित्तल जी जो आपने इन मुद्दों पर हड़ताल नहीं की थी जब आप सत्ता में नहीं थे। अरे भैया, आपने इन्हीं मुद्दों पर हड़ताल में की थी। शामिल थे, ये जो कहना ये गलत है। और मित्तल जी जो कह रहे हैं, मित्तल जी जब थे, बिल्कुल सत्य कह रहे हो, उस समय अरे बात तो सुनने दो, उनकी बात करने सुनिए। दो। जी, जी, जी। मित्तल जी जब थे, हमने उनके साथ बहुत मीटिंग्स किए हैं, उन्होंने जो भी मुद्दा सुना, एक मुद्दा था 5 डेज बैंकिंग का, आज फिर वो डिमांड में है। उन्होंने इमीडिएट कहा था कि वेज रिवीजन के साथ होगा। पिछले वेज रिवीजन ने सरकार ने मान लिया 5 डे, लेकिन हमारी एक लेफ्ट की यूनियन है, उसने उसका विरोध किया और उसके कारण से वो 2 दिन का जो है सैटरडे ऑफ हुआ। अब उसके लिए हम जो है फिर दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे। चलिए मित्तल साहब से जान लेते हैं। मित्तल साहब, दोनों लोग जो हैं वो आपस में मतभेद है, एक दूसरे से सहमत भी नहीं है, लेकिन आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। तो अब आप ही बता दीजिए कि इस मसले का हल क्या है, किस तरह से निकल सकता है? देखिए, जो दोनों राणा जी और हरविंदर जी कह रहे हैं, मैं उस बात से उनसे सहमत हूं कि बैंकिंग सेक्टर में बड़े चैलेंजेस हैं और सरकार के जो प्रयास हैं शायद वो उस गति से नहीं है जिससे अपेक्षा है कि होने चाहिए। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है। और हमारे बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में इस समय बड़े चैलेंज, ह्यूमन रिसोर्स के बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। अगर हमारे पास चेयरमैन नहीं है, ईडी नहीं है, उनका टेन्योर नहीं है, तो बैंक कैसे चलाएंगे? 5-5 लाख करोड़ के बैंक कैसे चलेंगे? प्राइवेट सेक्टर के बैंकों में उनकी जो सीईओ है वो 20-20 साल से हैं। हमारे यहाँ चेयरमैन तो 1 साल 2 साल के बाद रह नहीं पाता है। तो जैसे एक मुद्दा यही पड़ा हुआ है इतने समय से कि उनका 5 साल टेन्योर किया जाए, क्यों नहीं किया जाए, इसका कोई बात हमें समझ नहीं आती है। तो मैं ये मानता हूं कि मुद्दे, आधारभूत मुद्दे कई सारे हैं और जिनका समाधान बहुत आसानी से संभव है, बट ये मतलब थोड़ा सा कष्टप्रद है कि इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है कि बैंकों में जो आज एनपीए हैं उसका कुछ कारण तो ह्यूमन रिसोर्स संबंधित है, कुछ कारण आरबीआई के रेगुलेटरी फ्रेम से संबंधित है, जो वो भी साथ साथ एड्रेस होना चाहिए, जिसमें जॉइंट फाइनेंसिंग सबसे बड़ा मुद्दा है और जिसकी वजह से आज मेरे बैंक बड़ी दुखद स्थिति में हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इशू सबके सामने हैं और ये सरकार को, आरबीआई को साथ बैठ करके कुछ चीज़ों का समाधान करना चाहिए। जो चीज़ें सरकार के पास है, सरकार को समाधान करना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम हमारी देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए, जो हम सबका और सरकार का मंशा है, उसके लिए ज़रूरी है। उसके बिना नहीं हो सकता कुछ भी। जी। मैं सिर्फ एक वेतन समझौते पर बात करना चाहता हूँ। राणा जी ने ऐसा बोला, जी, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। 12 जनवरी को भारत सरकार ने बैंकों को बोला वेतन समझौते के बारे में बातचीत करिए। उसके बाद 3 रिमाइंडर दिए गए, रिकॉर्ड पर है 24 अगस्त को, 21 अक्टूबर को, 21 दिसंबर को। लेकिन बैंकों ने अभी तक मैंडेट नहीं दिया। क्या हम समझें कि सरकार इतनी निकम्मी हुई है कि उनकी बात सुनने वाले बैंक के चेयरमैन नहीं बचे? ये जानबूझकर खेल खेला जा रहा है। अभी तक नेगोशिएटिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ, अभी तक मैंडेट नहीं आए। चार्टर ऑफ डिमांड की कहां से बात आती है? ये अच्छा, गलत चलिए, लेकिन ये तो बता दीजिए कि अब आपकी रणनीति क्या है? आप इन मुद्दों को लेके किस तरह से आंदोलन करने वाले हैं? क्या हम समझें कि आने वाले दिनों में फिर बैंक स्ट्राइक्स होंगी? मैं सिर्फ यही आशा करता हूं कि आईबी और भारत सरकार में समझ की नीति आएगी, हमसे बातचीत करेंगे। और कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो तुरंत जिनका निदान किया जा सकता है, जैसे कंपैशनेट पॉलिसी है। आईबीए ने पॉलिसी दी लेकिन बैंक नहीं मानते हैं। ओवर टाइम का एक प्रावधान है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, फिर भी जो विमुद्रीकरण हुआ उसका ओवर टाइम नहीं दिया गया। अधिकारी रात को 50 दिन
12-12 बजे तक घर पे गए, उनको कंपनसेशन का हक नहीं है। ये इसके लिए क्या कोई नीति निर्धारण तो करना नहीं है, इसके बारे में बात तुरंत की जा सकती है और इनका निदान किया जा सकता है। बाकी चीजें हम समझते हैं, समय लेगी, हम समय देने के लिए तैयार है। लेकिन 2016 के पूरे वर्ष में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने किसी स्ट्राइक में भाग नहीं लिया। 2 सितंबर की स्ट्राइक में भी श्रम मंत्री महोदय ने हमें एक आश्वासन दिया कि आप स्ट्राइक पर मत जाइए, हम स्ट्राइक पर नहीं गए। ठीक, तो चलिए हरवीर जी, आपको क्या लगता है कि जैसा कह रहे हैं हरविंदर सिंह जी, इस तरह से निकल आएगा समाधान, या अभी इस मुद्दे को लेकर भी राजनीति होगी? मेरे ख्याल से देखिए, राजनीति तो होती है। एक तो जैसे हमारे यूनियंस ही बटे हुए हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि सबको पता है कि बैंकिंग सेक्टर के चैलेंज हैं, प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब 75% हिस्सा पूरे बैंकिंग का पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास है, उनकी रीच सबसे ज़्यादा है, सरकार की सारी स्कीम्स उनके माध्यम से होती है, तो बैंकिंग का बैकबोन तो अभी भी यही बने हुए हैं। दूसरे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। ये भले इस बात को अभी कोई कह नहीं रहे हो, लेकिन जो बार बार बात सामने आती है कि बैंक डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, कई जगह बहुत सारे पॉलिटिकल लोग अपॉइंट किए गए पास्ट में, जो उन सब का कहीं ना कहीं रोल रहा है। और जो एनपीए खड़े हो रहे हैं उसमें भी कई चीजें सामने आ रही है, इन्वेस्टिगेशंस होंगे, जो भी चीजें होंगी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हुआ है। अब उसमें होता क्या है कि जब फेलियर होता है तो वो सारा का सारा वो बैंक के ऊपर डाल दिया जाता है। तो ऐसे में जब तक और जबकि ये बैंक ब्यूरो जो बनाने की बात आई थी, रिफॉर्म्स की बात हमने लगातार की है, लेकिन सही मायने में सवाल है कि रिफॉर्म सिर्फ प्राइवेटाइजेशन कर देना रिफॉर्म्स है, या जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए आपकी क्या सलाह होगी सरकार को? जरूरत है जी, आपको क्या सलाह होगी आपकी सरकार को कि इस मसले का हल निकले ताकि लोगों को परेशानी ना हो? ऑलरेडी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं विमुद्रीकरण के चलते। नहीं, बिल्कुल देखिए, जितना कामकाज और विमुद्रीकरण ने एक काम और किया है। अभी तो पहले लोगों का बैंकों में जाना कम हो गया था, सारा काम एटीएम वगैरह से हो जाता था। आज की डेट में भी आपके नेशनल कैपिटल में भी आधे से ज्यादा एटीएम खाली पड़े हुए हैं, तो अब तो लोगों को विड्रॉल करने के लिए बैंक जाना पड़ने लगा, जो पहले नहीं होता था। तो ये तो सरकार को देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो जायज डिमांड्स हैं एम्प्लॉयज की, उनको एक्सेप्ट करें, और कहीं ना कहीं ये बैंकों को फ्रीडम देनी पड़ेगी कि वो अपना जो अंडर स्टाफिंग है, मेरा मानना ये है कि आप टेक्नोलॉजी कुछ भी ले आए, लेकिन जो मिनिमम मैन पावर का रिक्वायरमेंट है वो तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। अश्विनी राणा साहब, इस सिलसिले में आप कुछ पहल करेंगे, क्योंकि आपकी तो सरकार से नजदीकी है? नजदीकी ऐसा है, सरकार सरकार होती है, चाहे किसी पार्टी की हो। हम तो कहते हैं कि जितना वो हमें कोऑपरेट करेंगे उतना हम कोऑपरेट करेंगे। अगर वो हमारे विरुद्ध जाएंगे तो हम भी उनके विरुद्ध खड़े हैं। हम किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। हमारा ये कहना है कि जो वाकई जो रिक्रूटमेंट की जरूरत है, अंडर स्टाफ है। एनपीए का भी एक कारण वही है कि हम रिकवरी के लिए जितना फोर्स चाहिए या उसको मेंटेन कर लें। दूसरा एनपीए के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, जो कि सारा कुछ नीचे के लोगों पर डाला जाता, जबकि बड़े लोन प्रपोजल करने के लिए बोर्ड की पावर है, और बोर्ड में बैठे जितने नुमाइंदे हैं, चाहे गवर्नमेंट डायरेक्टर है, आरबीआई का है या प्राइवेट डायरेक्टर है, उन किसी की भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए कि उन्होंने वो लोन, उनके रहते वो प्रपोजल पास हुआ है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी राणा साहब, हरविंदर सिंह जी, हरवीर सिंह जी और डी के मित्तल साहब इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो ये हमारे सभी पैनलिस्ट का मानना है कि बैंक हड़ताल से न सिर्फ ये कि आम लोगों को परेशानी होती है, देश का विकास भी रुकता है, और इसका समाधान समय रहते तलाश कर लिया जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है बातचीत और आपसी संवाद के जरिए हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।